बेकार हो जाएगा। अगर तुम एग्जाम हॉल में गए और तुम्हारा आंसर एटीएम लीटर में आ गया, तो जूल में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भैया मुझे याद रखो, इसे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने पढ़ाया वो सारे एक जगह और ये एक तरफ। क्यों? क्योंकि तुम आंसर निकाली एटीएम लीटर में और उसने बोला है कि एनटीए ने बोला है कि तुम अपना आंसर जो है जून में रिपोर्ट करो, तो फिर तुमको। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल JNA ट्यूटोरियल। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। कल हमने थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1 डाल रखा है, आज हम थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने कल क्या क्या कवर कर रखा था। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक। ठीक है, आज हम कवर करेंगे आइसोक्वेरिक, आइसोबेरिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फिर उसके बाद से अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हीट इंजन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, तो आइसोकोरिक का और एक नाम होता है तुम्हारा आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं, या कहीं आइसोकोरिक लिखा हो या फिर आइसोमेट्रिक लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और इसमें क्या होता है, आइसोकोरिक में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कोई प्रोसेस हो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो वो प्रोसेस तुम्हारा होता है आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक। ठीक है, और देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम का? इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV। वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी dV की वैल्यू 0, सो वर्क डन 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें वर्क डन 0 हो गया। और बात करें डेल्टा यू भी इस प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा यू कोई भी प्रोसेस हो तो NCV/dt ही होता है, तो यहाँ पर भी डेल्टा यू की वैल्यू तुम्हारी NCV/dt हो जाएगी, NCV/dt। ठीक है, देखो अब प्लॉट लगाया था यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू तो 0 हो गया, सो यहाँ पर जो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी है वही हीट सप्लाइड के बराबर हो जाएगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, सो डेल्टा क्यू की वैल्यू भी μCV/dt ही हो जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पर अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू μRT होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी P/T का रेशियो कांस्टेंट होगा और मोल का वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ठीक है, यानी हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमारी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो अगर हम किसी भी पिस्टन हो गया, ठीक है, पिस्टन हो गया, ठीक है, ये पिस्टन हो गया, और इस पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर इस प्रोसेस में तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये था हमारी आइसोकोरिक। अब हम बात करेंगे इसके बाद आइसोबेरिक के बारे में। अब देखते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबेरिक में देखो क्या होता है, आइसोबेरिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबेरिक मीन्स जब भी कोई प्रोसेस हो रहा होगा इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, तो जो प्रोसेस होगा आइसोबेरिक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें याद रखना है तीनों में से कोई 0 नहीं होता है इस केस में। ठीक है, सो डेल्टा क्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू आती है, डेल्टा क्यू की बात करें तो डेल्टा क्यू इक्वल टू μCP/dt। ठीक है, CPC भी क्या है इसकी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी तुम इतना ध्यान रखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू μCP/dt और डेल्टा यू इक्वल टू μCV/dt। ठीक है, अब हमको डेल्टा डब्ल्यू कहाँ निकलेगा? तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यू को हम उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या रहेगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू डर जाएगा μRdt। जब तुम वैल्यू को पुट करोगे देखो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते ही क्या? डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रहेगी? μCV/dt माइनस का μCP/dt। ठीक है, कॉमन ले लिया μdt कॉमन लिया, यहाँ से बन गया CV माइनस CP, सॉरी ये CP और ये CV होगा। ठीक है, तो आएगा CP माइनस CV। या तुमको मालूम होगा मेयर्स रिलेशन एक CP माइनस CV इक्वल टू होता है R क्या होता है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है SI यूनिट में 8.314 जूल पर मोल कैर्बोनिक कुछ करके होता है। ठीक है, ये हो गया CP माइनस CV। ठीक है, तो यहाँ से CP माइनस CV को हम R लिख देंगे तो हमारा रिलेशन ये मिल जाएगा। याद रखना ये यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है वर्क डन का, वो तुम्हारा आइडियल गैस के लिए यूज होगा। अगर रियल गैस आएगा तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर से तुमको बेसिक से जाना होगा। अगर हम फिर से बात करें एक और वर्क डन का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन, सिंपल होता है इंटीग्रेशन PdV। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर के बाहर निकाल लो तो V2 माइनस V1 आ जाएगा। ठीक, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 फॉर एनी प्रोसेस। कोई से भी मतलब प्रोसेस हो रहा हो, तो ऑलरेडी हमको मालूम है कोई सा प्रोसेस हो तो जो सिंपल होता है वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV होता है। ठीक है, ये केवल आइडियल गैस के लिए है और ये किसी के लिए, सबके लिए है ये। ठीक है, और एक बात अब यहाँ पर देखो, कुछ इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर अप्लाई कर दिए हम। कुछ PV इक्वल टू μRT होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, तुमको मालूम है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब कि V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी V/T की वैल्यू कांस्टेंट होगी अगर हमारा मोल कांस्टेंट दे रखा हो तो। ठीक है, तो V/T तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ग्राफ बनाते हैं P और V के
बीच में ग्राफ बनाया, देखिए यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है और ये हमारा वॉल्यूम। तो प्रेशर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हरदम कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। पी और टी की बात करें तो पी ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारा जो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, इसको भी इस केस में भी हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, और वी और टी की बात करें, वी और टी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो उसे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पर मैंने डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि तुम्हारा 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम 0 केल्विन ग्राफ को नहीं बनाकर हम यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखाते हैं। ठीक है, तो वी और टी के बीच में ग्राफ तुम्हारा ये होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो तुम्हारा आइसोबैरिक प्रोसेस होता है कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहला देखो, प्रोसेस इन ओपन माउथ कंटेनर। कोई कंटेनर दे रखा हो, मान लिया कंटेनर हो गया, एक तो होता है ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो क्लोज वाला केस नहीं, अगर तुम्हारा कंटेनर ओपन हो तो तुमको मालूम होगा इस पर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, वो तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। सो तो वो जो तुम्हारा प्रोसेस होगा तुम्हारा आइसोबैरिक होगा। चेंज ऑफ स्टेट जो होता है वो भी तुम्हारा आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। अब आगे कुछ एक और यहाँ पर मैंने नोट लिख रखा है, 1/गामा। गामा क्या होता है? CP/CV। गामा क्या होता है? CP/CV। वो 1/गामा जो होता है, 1/गामा ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो हमने हीट सप्लाई किया, जो भी मैंने बाहर हीट सप्लाई किया, कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हुई। तो मैंने यहाँ लिख रखा है 1/गामा इज द पार्ट ऑफ अ हीट गिवन यूज्ड फॉर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये थी पूरी आइसोबैरिक के बारे में। अब हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आते हैं। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल सा। ठीक है, वैसे भी वो हम वही टॉपिक कर रहे हैं जो स्किप करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वल टू क्या होता है? PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n जो भी यहाँ पर होगा, n मतलब कि इसका जो पावर से n है यहाँ पर, तो PV इक्वल टू n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब मान लो तुमको कुछ भी दे रखा हो, देखा हो TV इक्वल टू TV की पावर 4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो तुम ट्राई करोगे पहले PV की पावर n में कन्वर्ट करें, वहाँ से जो n की वैल्यू आए, याद रखना इस फॉर्मेट में, PV की फॉर्मेट में। उसके बाद तुमको जो यहाँ फॉर्मूला यूज किए गए हैं वहाँ पर उसकी n की वैल्यू पुट करनी है। ये नहीं डायरेक्ट यहाँ से हम TV की पावर 4 देख लिए, 4 उठाया और यहाँ पुट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले इसको तुमको PV की पावर n में कन्वर्ट करना है और वहाँ से जो n की वैल्यू आएगी फिर उसके बाद से फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो यहाँ देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वल टू क्या दे रखा है? PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू क्या दे रखा है? काम। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू होगा म्यू आर अपॉन n-1, T1 - T2 n-1 हो गया, और n क्या है यहाँ पर? जो यहाँ पर n है। ठीक है, अब बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी सारे प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, प्रोसेस पर डिपेंड ही नहीं करता है। सो यहाँ पर हो जाए तुम्हारा डेल्टा U इक्वल टू म्यू CB/dt। वही डेल्टा Q की बात करें तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या होगी? म्यू dt इंटू CV - R अपॉन n-1। ठीक है, और SM इक्वल टू, SM क्या है यहाँ पर? SM तुम्हारा है मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ठीक है, तो देखो मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या? CV - R अपॉन n-1। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? SM इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से रेज करने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। उसकी वैल्यू होती है SM इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? SM इक्वल टू CV - R अपॉन n-1। ठीक है, वहीं से जो बेसिक फॉर्मूला होता है SM इक्वल टू, इसका जो बेसिक सबसे फॉर्मूला होता है क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको जो फॉर्मूला दे रखा है इसी से डिराइव किया गया है, इसे तुम ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो चीख के बोल रहा है कि मुझे याद रखें, क्योंकि सारा चैप्टर तुम्हारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा अगर तुम एग्जाम हॉल में गए और तुम्हारा आंसर ATM लीटर में आ गया, तुमको जूल में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए चिल्ला कर बोल रहा है कि भैया मुझे याद रखो, इसे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने पढ़ाया वो सारे एक जगह और ये एक तरफ। क्यों? क्योंकि तुम आंसर निकाली ATM लीटर में और उसने बोला है कि NTA ने बोला है कि तुम अपना आंसर जो है जूल में रिपोर्ट करो, तो फिर तुमको वहाँ पर उसको छोड़ कर आना पड़ेगा क्योंकि तुमको वैल्यू नहीं याद है। सो मैंने इसको एक जगह लिख रखा है। ठीक है, इसको बहुत ढंग से याद करना। R क्या होता है? गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और कैलोरी में पूछ रखा हो तो यहाँ होगा R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg और इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, और R अपॉन Na का जो रेशियो होता है, Na क्या है तुम्हारा? Na का वैल्यू होता है, तुमने मोल कॉन्स्टेंट में पढ़ा होगा 6 × 10⁻23। ठीक है, तो R अपॉन Na की वैल्यू आती है जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट भाई के नाम पर इसे रखा गया है, बोल्ट्जमान
कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R अपॉन एन ए इक्वल टू के, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, और 1 ATL मीटर इक्वल टू क्या होगा 101.33 जूल या फिर 101 जूल। ये थी हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस और उनके बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो आपके हीट इंजन होते हैं जिससे जेईई मेंस में कुछ ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे जब ये हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से एक अलग से शॉर्ट वीडियो में हम इसके PYQ को अपलोड करेंगे, ठीक है। और एक अलग से जब ये आपकी खत्म हो जाएगी ये चैप्टर और KTG खत्म हो जाए, पूरे हीट जब खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद से केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जाएंगे हीट के, ठीक है। तो ये इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम KTG को कवर करेंगे। ओके, देन बाय, थैंक यू।